हेलो गाइस, वेलकम है। स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार क्लासेस जारी है और आज का जो क्लास है वो मुगल एम्पायर आप जान रहे हैं लगातार जारी है। पार्ट 12 12वां भाग है आज की क्लास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है भाई? आज क्या देखने वाले थे? हम देखने वाले हैं मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, इसकी बात करेंगे। मुगल शासकों की बातें पूरी हो चुकी है। ठीक है, बाबर की बातें हो चुकी है, हुमायूं की बातें हो चुकी है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, सभी की बातें हो चुकी है। और अब हम बात करेंगे किसकी भाई? मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था। चलिए, मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था में हम क्या क्या देखेंगे भाई? हमें देखना है इनका केंद्रीय प्रशासन, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, मुगल कालीन क्या है? प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन। फिर मूव करेंगे मुगल कालीन स्थानीय प्रशासन व्यवस्था की बात करेंगे। मुगल कालीन स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। चलिए, ये सब बातें होंगी। मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ और लिखना है तो स्पेस नहीं रहेगा। तो मैं इस प्रकार लिख देता हूँ मुगल कालीन प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन। साथ में हम बात करेंगे स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो हम केंद्र में कौन बैठेगा भाई साहब? केंद्र में राजा बैठेगा, या हम इसे बोल सकते हैं सम्राट बैठेगा, या इसे बोल सकते हैं या सुल्तान बैठेगा। मतलब एक ही है। ठीक है, राजा या सम्राट या क्या है भाई साहब? सुल्तान। और अगर बात करें इतना बड़ा जो है साम्राज्य है, इस साम्राज्य को तो अकेले राजा संभालेगा नहीं। तो किनके बलबूते से संभालेगा भाई साहब? मंत्री परिषद होंगे। जाहिर सी बात, क्या होंगे? मंत्री परिषद होंगे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। क्या होंगे? मंत्री परिषद, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए, प्रांतीय व्यवस्था या प्रांतीय प्रशासन में क्या देखने को मिलेगा? सूबेदार व्यवस्था देखने को मिलेगा। क्या होगा भाई? सूबेदार। सूबेदार को बैठाकर, सूबेदार को नौमित करके, इनको नियुक्ति करके प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था चलाई जाएगी। स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को तीन भागों में हम देखेंगे। एक होता है जिले का व्यवस्था। ठीक है, प्रांतीय व्यवस्था के बाद स्थानीय व्यवस्था में हम देखेंगे जिले। जिले के बाद इसको डिवाइड किया गया है परगने में, परगना। और परगने के बाद हम बात करेंगे किस पर? ग्राम की। ग्राम जो कि
किसी भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनका मूल आधार होता है, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का निम्न स्तर क्या कहलाता है? ग्राम कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे कुछ अन्य बिंदु पर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मुगल कालीन जो है कुछ स्थापत्य कला की बात करेंगे, देखेंगे हम विविध में। हमें क्या क्या बात करनी है भाई साहब? एक तो मुगल कालीन स्थापत्य। ठीक है, स्थापत्य कहने का मतलब है मुगल शासकों ने और मुगल जो शासन में क्या क्या बने, जैसे ताजमहल बना है, मोती मस्जिद बना है, लाल किला बना है, ये सभी चीजें। ठीक है, कौन कौन शासक ने बनाया, ये सब बातें हम करेंगे। स्थापत्य कला के बाद हम बात करेंगे मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य एवं लेखकों की बात करेंगे। ठीक है, फिर इसी साहित्य के अंतर्गत जो मुगल काल है, मुगल का जो समय था, उस समय बहुत सारे क्या हुए थे, चीजों का अनुवाद हुआ था, जैसे रामायण का अनुवाद हुआ था। ठीक है, पंचतंत्र का अनुवाद हुआ था। ठीक है, तो मुगल कालीन मुगल कालीन अनुवादित पुस्तक की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मुगल कालीन जो है मुगल काल में आए, मुगल काल में आए विदेशी यात्रियों की चर्चा करेंगे। क्या है? विदेशी यात्री। तो ये सारी बातें हम 2 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी हो सके 2 से 3 हम चलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उसमें से केंद्रीय प्रशासन। लेकिन उसके पहले केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है? ठीक है, प्रशासन व्यवस्था की पृष्ठभूमि। मुगल कालीन प्रशासन। ठीक है, इस प्रशासन की पृष्ठभूमि हम तैयार किस प्रकार से हुई है, उसको हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रशासन किस प्रकार से चलता है, उसकी बातें हम करेंगे। प्रशासन का जो आधार है, समझेगा, प्रशासन का जो आधार है वो क्या है भाई साहब? प्रशासन का आधार शरीयत को माना गया है। क्या माना गया है? इसको माना गया है, शरीयत को माना गया है। शरीयत मुस्लिम धर्म की एक बोल सकते हैं एक संहिता है। मुस्लिम धर्म की शरीयत क्या है भाई? मुस्लिम धर्म का एक धर्म की क्या है? संहिता है, एक ग्रंथ है। ठीक है, और इसी की बलबूते पर, इसी के आधार पर क्या चलता है? शरीयत के कानून के हिसाब से। ठीक है, शरीयत क्या है? एक प्रकार का कानून व्यवस्था है, कानून है। ठीक है, और शरीयत के कानून के हिसाब से क्या चलता है?
प्रशासन व्यवस्था चलता है, ऐसी बातें होती है। चलिए पहली बात है। और ये शरीयत क्या है भाई साहब, देखिए अगर बात करें छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था आप जानते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, धार्मिक आंदोलन हुए थे, ठीक है, हमने बात किए थे, धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और धार्मिक आंदोलन उन सभी कुरीतियों, उन सभी आडंबरों को, ठीक है, खत्म करके एक नए जो है जो धर्म को उत्पन्न करने की बात कही गई, जिसमें से बहुत सारे जो है धार्मिक आंदोलन के अंदर बहुत सारे धर्म का उदय हुआ था, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है, आपके मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जितने भी धर्मों का जो उदय देखने को मिला छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम बात करें तो अगर मुस्लिम धर्म की बात करें, ठीक है, मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म में जो साहब है हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है, कौन है, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने विचार, अपनी जो है शिक्षा को एक बुक में संकलित किया था, ठीक है, अपने विचारों को, ठीक है, क्या किया, अपने विचारों को क्या किया, कुरान में समाहित किया, कुरान में सम्मिलित किया, कुरान में क्या किया, समाहित किया, ठीक है, समाहित किया अपने विचारों को, अपनी बातों को, ठीक है, अपनी शिक्षा को, विचार एवं बोल सकते हैं विचार एवं शिक्षा को पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने विचारों, अपनी शिक्षा को कुरान में क्या किया था, समाहित किया था, ये आप जानते हैं ये बातें। दूसरी बात करें, एक और ग्रंथ है जिसका नाम है हदीस, क्या है भाई, हदीस, हदीस, ये भी क्या है, एक मुस्लिम ग्रंथ है, मुस्लिम क्या है, पुस्तक है। और इसमें क्या देखने को मिला है, धार्मिक विचारों का संकलन हुआ है, ठीक है, इसमें धार्मिक क्या है, धार्मिक विचारों का क्या मिलता है, संकलन देखने को मिलता है, धार्मिक विचारों का संकलन हुआ है। और ये जो हदीस है और ये जो कुरान है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, कुरान अभी जस्ट हमने बात की, किसकी बात की है भाई का, कुरान की बात की, ठीक है, सबसे पवित्र मुसलमानों के, मुस्लिम ग्रंथ का जो है, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, और हदीस, ये दोनों को हम मिला दिया जाए, ठीक है, इन विचारों को मिला दी जाए तो इसी को नाम दिया जाता है शरीयत। क्या नाम दिया जाता है भाई, शरीयत, क्या नाम देते हैं, शरीयत। और इन्हीं शरीयत के हिसाब से प्रशासन चलता है, मुगल काल प्रशासन, मुगल प्रशासन का आधार क्या है भाई साहब, मुगल प्रशासन का आधार क्या है, यही शरीयत है, और इसी के हिसाब से क्या चलता है। मैं इसको एक पेज में लिख दूं क्योंकि नेक्स्ट पेज में कोई दूसरा चीज लिखना है। चलिए एक ही पेज में मैं कोशिश करूंगा। मैंने क्या कहा, ये हदीस है, इसका मतलब क्या है, जो कुरान है प्लस हदीस है, इसको अगर हम एक में जोड़ दें तो हम इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे शरीयत नाम देते हैं। और इसी शरीयत से क्या चलता है, ठीक है, प्रशासन का आधार यही है, यही क्या है भाई साहब, प्रशासन का आधार क्या माना है, इसी को बनाया गया है, इसी को माना है, ठीक है। चलिए तो ये बातें हैं इसकी पृष्ठभूमि, कहने का मतलब मुगल कालीन प्रशासन किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रशासन का आधार क्या मानते हैं, मुगल कालीन प्रशासन का आधार शरीयत है। और शरीयत क्या है भाई, मुस्लिम धर्म की संहिता, मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है, ठीक है, और इन्हीं के कानून के हिसाब से प्रशासन व्यवस्था लागू होती है। हमने ये बात पढ़ी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए, तो
और नए बहुत सारे नए धर्म का उदय हुआ था। और हम बात की थी जैसे वैष्णव धर्म, शैव धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बहुत सारे। इस समय लगभग भारत की बात की जाए, ठीक है, भारत की बात की जाए तो भारत में आपको पता होना चाहिए 363, ठीक है, 363 ऐसे धर्म थे, ठीक है, 363 धर्म थे जिनका उदय इस समय देखने को मिला था। लेकिन जो दो ही धर्म है इस समय जो है अपनी शिक्षा को, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा है, वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, जो ज्यादा प्रख्यात हुए। वहीं पर मुस्लिम धर्मों का भी उदय हुआ था, मुस्लिम धर्म का वो उदय हुआ था जिसमें से सबसे जो है यहाँ पर जो पैगंबर मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के जो है बोल सकते हैं प्रणेता पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने विचारों को, अपनी शिक्षा को कुरान में क्या किया, समाहित किया। एक और पुस्तक है हदीस, जो धार्मिक विचारों का संकलन कहा जाता है। इसी कुरान और हदीस को हम जोड़ दें, कुरान और हदीस की बातें करें दोनों मिलाकर, तब इसे कहा जाता है शरीयत। और इसी शरीयत से कानून, इसी जो शरीयत और यही कानून से मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था लागू होती है, ठीक है। तो यही बात है। और चलिए, तो ये हो गया कि किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था चलता है। अब बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, क्या है केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। अगर हम हायरार्की देखें तो एक तो आपका रहेगा केंद्र, ठीक है, केंद्र या फिर जिसको कहा जाता है इसको या साम्राज्य, केंद्र को क्या कहा जाता है, साम्राज्य कहा गया है। इस साम्राज्य जो है या केंद्र बहुत सारे प्रांतों में विभाजित था, ठीक है, प्रांतों में विभाजित था। और प्रांत को हम नाम देते सूबा, ठीक है। और इसको चलाने वाले एक तो साम्राज्य को चलाने वाले सुल्तान होंगे, कहने का मतलब है, या फिर राजा होगा या फिर सम्राट होगा, जो भी है सम्राट, या जिसको कह देते हैं शासक, ठीक है, जो भी। प्रांत में बैठने वाले वो सूबा का शासन करने वाले कौन होंगे भाई, सूबेदार होंगे, ठीक है, सूबेदार के रूप में ये चलाया जाता है। प्रांतों को डिवाइड किया गया है किसमें, जिला में। हायरार्की देखें तो जो है जिला, और जिला को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, जिसको सरकार नाम दिया गया है। जिलों को क्या नाम दिया गया है, सरकार नाम दिया गया है। चलिए, जिला के बाद हम बात करें तो जिला के बाद तहसील आएगा। क्या आएगा भाई साहब, जिले के बाद क्या आएगा, तहसील। और तहसील को क्या नाम दिया है, तहसील को परगना कहा, क्या गना है, परगना कहा है। और सबसे निम्न स्तर का सबसे छोटी इकाई जिसको हम कहते हैं ग्राम, और ग्राम को यहाँ पर गांव कहा गया है, या फिर इसको देही कहा गया है। मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था में क्या नाम दिए गए हैं, देही कहा गया है। तो ये हायरार्की जो है आपको ध्यान रखनी है, किस प्रकार से मुगल कालीन प्रशासन में जो है देखने को मिलती है। सबसे ऊपर में आपके रहेंगे केंद्र या फिर साम्राज्य, जहां पर राजा बैठेगा, शासक बैठेगा, ठीक है। उसके बाद प्रांत, जिसमें सूबेदार को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, और सूबेदार इस प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। वहीं पर जिला, ठीक है, जिला में देखेंगे अलग अलग अधिकारी होते हैं, और तहसील में अलग अलग अधिकारी होते हैं, ग्राम में अधिकारी होते हैं, इसकी हम चर्चा हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले केंद्र में चलेंगे, फिर प्रांत, फिर तहसील और जिला, फिर तहसील, फिर ग्राम। तो हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की, किसकी भाई साहब, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। और केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में जैसा कि मैंने कहा था
कि कौन कौन बैठेगा केंद्र में भाई साहब? एक तो आपका सुल्तान बैठेगा या जो है राजा बैठेगा। ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा, सुल्तान, राजा, सम्राट जो है आप समझ सकते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा, मंत्री परिषद। क्या है? मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं राजा या सुल्तान की, ठीक है, या सम्राट की। सम्राट किसी भी केंद्रीय प्रशासन का, किसी भी सुल्तान या राजा किसी भी केंद्रीय प्रशासन का क्या होता है भाई? सर्वोपरि होता है। प्रशासन का सर्वोच्च होता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं है। इसको सर्वोच्च न्यायाधीश भी बोला जाता है क्योंकि न्यायकर्ता यही है। सर्वोच्च क्या है भाई साहब? यह न्यायाधीश भी है, सर्वोच्च न्यायाधीश भी है। क्या है? सुल्तान जो है सर्वोच्च न्यायाधीश है। और यहाँ पर जो मुगल कालीन में उपाधि आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तो हमेशा आप देखेंगे बादशाह की उपाधि आपको देखने को मिलती है। इसकी उपाधि भाई बादशाह, जिसको क्या कहा जाते हैं? पादशाह बोला गया है। बादशाह या पादशाह का मतलब क्या होता है? भूमि का स्वामी। क्या होता है भाई साहब? भूमि का स्वामी। ठीक है, तो भूमि का स्वामी कौन कहलाएगा? वो बादशाह है, पादशाह है। और जितने भी मुगल कालीन जो सुल्तान है, सम्राट है, वो किसकी उपाधि लेते हैं? वो बादशाह या पादशाह की उपाधि लेते हैं। और सबसे सर्वप्रथम जो लेने वाले थे, सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो लेने वाले थे, वो किन्हीं ने लिया था? बाबर ने। और बाबर सबसे प्रथम जो है बोल सकते हैं मुगल कालीन जो है शासक सर्वप्रथम कौन है? बाबर। और बाबर ने ही क्या किया था? विश्व में बोल सकते हैं सबसे प्रथम उन्होंने उपाधि ली थी। किसकी? बादशाह की। बादशाह की उपाधि ली थी। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। मंत्रिमंडल की हम बात करें, मंत्रिमंडल की चर्चा करें तो मंत्रिमंडल का जो उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है किसमें? अबुल फजल की एक रचना है। ठीक है, उल्लेख कहाँ मिलता है? अबुल फजल की रचना, जिसको बोलते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी, अकबरी। इस आईने अकबरी में तो अकबर की बातें, अकबर का उल्लेख भी मिलता है, अकबर की जानकारी भी हमें मिलती है। ठीक है, इसमें अकबर की भी जानकारी मिलती है भाई साहब। आईने अकबरी में अकबर की भी जानकारी मिलती है और मंत्री परिषद की भी जानकारी मिलती है। इसकी मंत्री मंत्री परिषद। ठीक है, तो आईने अकबरी में किस 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 अकबर की जानकारी मिलती है और प्रशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, मंत्री परिषद की जानकारी मिलती है। और ये जो आईने अकबरी है, ठीक है, उसके लेखक कौन है भाई साहब? वो है अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल के आईने अकबरी से हमें इस केंद्रीय प्रशासन में स्थित मंत्रिमंडल की जानकारी मिलती है, मंत्रियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक एक करके हम बातें करेंगे, कितनी जो है मंत्रियां हैं, कितनी क्या है, वो हम बातें करेंगे। पूरे जो है केंद्रीय प्रशासन की, पूरे मंत्रिमंडल की हम बातें करेंगे, कौन कौन से जो है प्रमुख क्या है? अधिकारी है। ठीक है, मंत्रिमंडल के उच्च अधिकारी की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। मुगल कालीन
मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारी। भाई साहब क्या है? प्रशासनिक अधिकारी। कौन कौन से अधिकारी है, कौन कौन से जो है बोल सकते हैं मंत्रिमंडल में कौन कौन से अधिकारी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? किसकी भाई साहब? वजीर। किसकी बात करेंगे? वजीर, या जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री। वजीर, या जिसको बोलते हैं हम प्रधानमंत्री। ठीक है। इस वजीर या प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये राजस्व का प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है? ये सबसे उच्च जो है राजस्व का प्रधान होता है, उच्च अधिकारी। राजस्व का क्या कहा जाता है? इसको प्रधान कहा जाता है, उच्च अधिकारी कहा जाता है। चलिए, अगर मैं वजीर की बात करूं तो आप जानते हैं अकबर के समय, ठीक है, किसके समय भाई साहब? अकबर के समय। अकबर के समय देखिए एक वजीर था। वजीर कहने का मतलब है क्या है? प्रधान अधिकारी, प्रधानमंत्री। और अकबर ने एक और जो है पोस्ट का सृजन किया था जिसको कहा जाता है दीवान, जहां पर राजस्व की बातें वजीर करता है। ठीक है, और जो है प्रधानमंत्री, ठीक है, राजस्व एवं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इस सब की बातें कौन करता है? दीवान करता है। और आपको पता होगा अकबर के एक वजीर, एक जो है वजीर था। ठीक है, अकबर का क्या था भाई साहब? एक वजीर था, और उस वजीर का नाम क्या था? ठीक है, बैरम खां। क्या था? बैरम खान। हम देखे थे बैरम खान का संरक्षण अकबर की प्रारंभिक जीवन में। बैरम खान का संरक्षण देखने को मिला था 1500 जो है 60 तक। ठीक है, इनके जन्म से 1560 तक, 1562 में बैरम खान का पतन किया जाता है, क्योंकि अब जानते हैं कि अकबर अकबर का जो अस्तित्व था वो, उसका जो प्रभाव था वो कम होने लगता था, और बैरम खान का प्रभाव ज्यादा होने लगा था। इसी कारण बैरम खान का पतन 1562 में हो चुका था, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसी कारण से अकबर खान का जब पतन हुआ, समझिएगा, अकबर खान का जब पतन हुआ, आप जानते हैं 1562 के आसपास इनका क्या हुआ? पतन हुआ। तो और अकबर ने एक और चीजों का सृजन किया था। ठीक है, इस समय जो दीवान थे, दीवान थे कौन था? वो टोडरमल था। टोडरमल था दीवान। कौन था भाई साहब अकबर के समय? जो है टोडरमल था। जब बैरम खान का पतन हो गया था, बैरम खान का पतन हो चुका था, ठीक है, तो इस वजीर के पोस्ट की जो सारी जो है बातें, वो कौन करता है? दीवान करता है। कहने का मतलब है अब जो नया सृजन पोस्ट हुआ है, ठीक है, अब दीवान का पद जो है, ठीक है, इस दीवान की पद की अगर बात करें तो राजस्व, अर्थव्यवस्था, सभी बातें दीवान करता है। और ये वजीर का पोस्ट इस समय क्या किया गया था? उसको हटा दिया गया था, दोनों पद। ठीक है, दोनों पद, कहने का मतलब हटा दिया, कहने का मतलब दोनों पद, वजीर और जो है दीवान, दोनों के जो पद है दीवान को सौंप दिए थे। किसको सौंप दिए थे? दीवान के पास चला गया था। चलिए, नए पदों का सृजन किसके द्वारा किया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा सन 1564 में दीवान पद का सृजन, दीवान पद का क्या किया गया था? सृजन किया गया था। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली बातें। अगर मैं जो है एक एक बात करूं, जैसे आप बाबर की बात करें तो बाबर के समय जो है कौन थे वजीर? वो था खलीफाजुद्दीन। क्या था भाई? खलीफानुद्दीन, निजामुद्दीन, खलीफा निजामुद्दीन, खलीफा निजामुद्दीन। हुमायूं के समय अगर बात करूं
तो हुमायूं के समय हिंदू बेग नामक एक व्यक्ति, और बाद में हिंदू बेग के बाद वो जो बने वो अमीर उवैस, ये क्या है, यहाँ के वजीर थे। अकबर के समय आप जानते हैं, मैंने कहा बैरम खान थे। ठीक है, तो ये कुछ है क्या, वजीर जिसकी बातें, ठीक है, इसको आप याद रखिए। चलिए, तो ये राजस्व व्यवस्था कौन संभालता, राजस्व व्यवस्था, ठीक है, कर लगाना, जानते हैं ना, कर लगाना वगैरह, ये सभी चीजें यही संभालते हैं। भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली, ये सभी जो है कौन संभालता है भाई, ये दीवान ही संभालता है। ठीक है, कहने का मतलब वजीर के बाद जो नीचे वाला पद है उसको हम क्या कहते हैं, दीवान। ठीक है, चलिए, तो दूसरे नंबर पर दीवान हो गए। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर है मीर बख्शी। एक और है, क्या है, मीर बख्शी। इसको कलर चेंज कर देता हूं। मीर क्या है भाई साहब, बख्शी। और मीर बख्शी क्या करता है, ठीक है, मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये क्या होता है, सेना का क्या होता है भाई साहब, सर्वोच्च अधिकारी होता है। मीर बख्शी क्या होते हैं, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, और यहाँ पर सैनिकों का इनका कार्य अगर देखा जाए, इस मीर बख्शी का अगर कार्य देखा जाए तो कार्य इनका क्या है, सैनिकों का और जो है प्रशिक्षण लेना, सैनिकों को प्रशिक्षित करना, कहने का मतलब है सैनिकों को क्या करना है, प्रशिक्षित करना। ठीक है, युद्ध क्षेत्रों में भोजन पानी की व्यवस्था करना। अरे भाई खाएंगे तो लड़ेंगे कैसे, ठीक है, युद्ध क्षेत्रों में भोजन पानी की व्यवस्था करना, भोजन पानी की व्यवस्था का जिम्मे किसके अंतर्गत आता था, इसी मीर बख्शी के अंतर्गत है। नए सैनिकों की भर्ती करना, नए सैनिकों की क्या करना भाई, भर्ती करना। अरे भाई एसआई का भी भर्ती क्लियर नहीं हुआ है अभी तो छत्तीसगढ़ में, समझ रहे हैं ना। चलिए, चौथे नंबर की अधिकारी की बात करें तो एक और है दीवान ए तन। ठीक है, दीवान ए तन। ठीक है, और ये सेना के अधिकारी के नीचे कार्य करता है, और सेना के अधिकारी के नीचे इनका कार्य है कि सेना को वेतन देने का कार्य करता है। क्या करता है, वेतन देने का कार्य किसका है भाई, इसी भाई साहब का है। सेना को कौन वेतन देता है, यही वेतन देता है। सद्र उस शूद्र, ठीक है, एक है सद्र उस शूद्र। धार्मिक मामलों का जो है क्या है, अधिकारी है। धार्मिक मामलों का अधिकारी, जिसको हम सद्र और शूद्र कहा जाता है। ठीक है, और ये दान विभाग भी इनके पास होता था। क्या है, दान विभाग। ठीक है, दान विभाग का अधिकारी बोल सकते हैं, किसका भाई साहब, दान विभाग का अधिकारी यही है। एक और है जिसको हम कहते हैं मीर अतीश। नाम क्या है भाई साहब, मीर अतीश। और मीर अतीश का क्या है, ये क्या करता है, शाही जो तोप खाने हैं, शाही तोप खाने, ठीक है, शाही तोप खानों का
क्या होता है, प्रधान होता है। तो पहली बार आप जानते हैं कि बाबर ने सर्वप्रथम भारत में जो है सर्वप्रथम जो बाबर ने क्या किया है, तोप खाने गोला बारूद का क्या किया है, ठीक है, पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है, पानीपत के युद्ध में किया था, आप जानते हैं, ठीक है। तो इस समय जो है ये शाही तोप खाने का प्रधान कौन होता था, मीर अतिशी को हम क्या बोलते हैं, शाही तोप खाने का प्रधान। चलिए और क्या क्या अधिकारी है, अधिकारी की लिस्ट हम की बात कर रहे हैं। मीर ए समा एक और है, मीर ए शमा एक और अधिकारी है जिसको हम बोलते हैं मीर ए समा। शाही महल रसोई घर का प्रधान, शाही महल का देखरेख यही करता है, शाही महल का देखरेख प्लस रसोई घर यही संभालता है, रसोई घर का क्या है भाई साहब, प्रधान है, ठीक है, रसोई घर का प्रधान। चलिए प्रधान काजी, प्रधान क्या है, काजी, प्रधान काजी जो है वो क्या है, न्यायाधीश है, प्रधान क्या है, न्यायाधीश, क्या है, न्यायाधीश। वकील ए, वकील ए मुतलक, और वकील ए मुतलक क्या है भाई साहब, ये है वकील होता है, ठीक है, क्या होता है, वकील होता है, और इनका कार्य क्या है, प्रधानमंत्री एवं जो है क्या है, या फिर जो है दीवान के नियुक्ति एवं पदच्युत आदि कार्य कौन करते हैं, यही करते हैं, कौन करता है, वकील ए, ठीक है। और कुछ और है, एक और अधिकारी का नाम काजी उल कुज़ात, नाम लिख लीजिए, काजी उल कुज़ात। काजी उल कुज़ात के बारे में कहा जाता है कि न्यायिक मामलों के अधिकारी होते हैं, ठीक है, न्यायिक मामलों के क्या होते हैं भाई साहब, अधिकारी होते हैं, ठीक है, न्यायिक मामलों का अधिकारी कौन होता है, यही होता है। कभी कभी कहा जाता है कि न्यायिक मामलों की जो है, अगर मान के चलिए काजी उल कुज़ात कभी कभी उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी सद्र, उस सद्र को यह जो है पोस्ट प्रदान करते हैं, पोस्ट पोस्ट दिया जाता है। यदि न्यायिक मामलों के जो अधिकारी हैं कौन, काजी उस गुज़ात अगर नहीं रहते तो सद्र उस की जो है वो पोस्ट दिया जा सकता है किसके, न्यायिक मामलों के अधिकारी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर की अगर हम बातें करेंगे तो एक और जो है अधिकारी है, नाम है मुहतसिब, मुहतसिब। और ये मुहतसिब कौन होते हैं भाई, प्रजा की नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला अधिकारी, प्रजा की नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला क्या है,
अधिकारी क्या कहलाता है? वो मुतसिब। चलिए 12वें नंबर का अधिकारी है दरोगा ए डाक चौकी। क्या है भाई साहब? दरोगा ए डाक चौकी। ठीक है। और दरोगा एक डाक चौकी क्या है भाई साहब? ये है एक गुप्तचर विभाग। इनके अंतर्गत क्या रहता है? एक तो गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग। ठीक है। जो क्राइम मास्टर गोगो की तरह जा जाके क्या करता है? ठीक है, गुप्तचर जो है कार्य करते हैं। साथ ही साथ पत्र व्यवहार, इनके अंतर्गत पत्र व्यवहार का जो प्रभारी होता है, पत्र व्यवहार का क्या होता है? प्रभारी होता है। और गुप्तचर विभाग ये सब आते हैं। चलिए एक और अधिकारी मीर ए बहर। मीर ए बहर। और मीर ए बहर क्या है? जल सेना का सर्वोच्च अधिकारी, जल सेना का प्रधान अधिकारी। जिनका कार्य शाही नौकायन का देख रेख करना। ठीक है, इनका कार्य क्या है? शाही नौकाओं का देख रेख इनके अंतर्गत की जाती है। देखिए ये सभी चीजें आपको याद रखने, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं भाई। क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए मीर ए तोजक एक और अधिकारी है। मीर ए तोजक। और मीर ए तोजक कौन है भाई साहब? ये है धर्मानुष्ठान अधिकारी, धार्मिक अधिकारी। ठीक है, धर्मानुष्ठान अधिकारी। ठीक है। और ये उत्सवों का, धार्मिक उत्सवों का प्रबंधन करता है। इनका कार्य अगर देखा जाए तो ये क्या करता है? धार्मिक उत्सवों का क्या करता है? प्रबंधक है। प्रबंधक कौन है भाई साहब? यही है मीर ए तोजक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अन्य अधिकारी की बात करें, मीर ए बर। क्या है? मीर ए बर। और मीर ए बर वन विभाग का अधीक्षक होता है। ये कौन होता है? वन विभाग का क्या होता है भाई साहब? अधीक्षक होता है। ठीक है, वन विभाग का अधीक्षक कौन होता है? यही होता है मीर ए बर। ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे वाक्या ए नवीस। वाक्या ए नवीस। सूबेदार का, सूबेदार का ये गुप्तचर होता है। सूबेदार का गुप्तचर हम देखेंगे सूबा शासन, प्रांतीय प्रशासन में सूबा शासन देखेंगे। सूबेदार का गुप्तचर कौन होता है? यही होता है। एक और होता है खुफिया नवीश। एक और होता है, क्या है? खुफिया नवीश। और खुफिया नवीश कौन होते हैं? ये ये क्या है? खबरें लाने का कार्य करता है। खबरें लाने का कार्य। ठीक है। जैसे जो गुप्तचर होते हैं ना, वैसी टाइप की ये है। जो है गुप्त रूप से खबरें लाते हैं। किस प्रकार से? गुप्त रूप से। गुप्त रूप से खबरें लाने का कार्य करता है खुफिया, जैसे बोलते हैं खुफिया एजेंसी वैसी टाइप। एक और होता है जिसको हम कहते हैं हरकरा। क्या है?
हरकरा, हरकरा नामक जो है, ठीक है, ये जासूस अधिकारी होते हैं, जासूसी कार्य करते हैं, जासूसी कार्य हरकरा के द्वारा की जाती है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे मुशरिफ। क्या है भाई साहब? मुशरिफ। और मुशरिफ है राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता है? यही करता है। राज्य की आय व्यय का, ठीक है, क्या है? लेखा जोखा कौन करता है? यही करता है मुशरिफ। एक और है मुशरिफ के अंतर्गत जो है, अगर अधिकारी की बात करते हैं, मुस्तौफी। मुस्तौफी, और मुस्तौफी भाई साहब क्या करता है? जो मुशरिफ करता है उसको चेक करता है। कहने का मतलब है भाई साहब, राज्य का आय है, गड़बड़ थोड़ी हो गया, मतलब दोबारा चेक करने के लिए राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा कौन करेगा? मुशरिफ करेगा। और मुशरिफ जो भी लेखा जोखा चेक जो है करता है, उसका चेक जो है कौन करता है? मुस्तौफी करता है। ठीक है, कहने का मतलब है मुशरिफ के कार्यों को क्या करता है? जांच करता है। कार्यों की क्या करता है? जांच करता है, चेक करता है। ठीक है, कि जो है मुशरिफ ने ठीक ठाक कार्य किया कि नहीं किया। ठीक है, इसकी चेक कौन करता है? इसका जांच कौन करता है? मुस्तौफी करता है। ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए, एक और है, म से आ रहा है तो चलिए मुस्तद्दी। और मुस्तद्दी है बंदरगाह का प्रधान होता है, बंदरगाह का प्रधान। ठीक है, क्या है? बंदरगाहों का क्या होता है? प्रधान होता है। तो बंदरगाह को संभालने के लिए प्रधान होता है, उसको मुस्तद्दी कहा जाता है। चलिए, ठीक है, तो ये प्रमुख अधिकारी की चर्चा हम कर चुके हैं, प्रमुख अधिकारी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कौन कौन से जो है अधिकारी है, उसकी बातें मैं फिर से कर देता हूँ। एक तो मैंने कहा वजीर है, और वजीर को मैंने कहा कि प्रधानमंत्री, राजस्व का प्रधान इनके पास जो रहता था। अकबर जब आया, अकबर के समय वजीर का पोस्ट बैराम खान के पास था। बैराम खान का पतन हो चुका था 1562 में। बैराम खान जब का पतन हुआ तो वजीर का पोस्ट दीवान को दे दिया। कहने का मतलब वजीर और दीवान के पोस्ट एक ही व्यक्ति संभालता था। ठीक है, बाबर के समय खालिद फानिसुद्दीन, ये क्या थे? वजीर। हुमायूं के समय हिंदू बेग और अमीर उवैस जो है क्या थे? वजीर थे। दीवान की बात करें तो कर लगाना, भू राजस्व प्रणाली, राजस्व व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें कौन संभालता है? ये दीवान के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर थर्ड नंबर में हमने बात की थी मीर बख्शी। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और इनका कार्य सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। युद्ध क्षेत्रों में भोजन पानी की व्यवस्था कौन करेगा? यही मीर बख्शी करता है। नए सैनिकों की भर्ती भी यही करता था। ठीक है, नए सैनिकों की भर्ती कौन करता था भाई? यही मीर बख्शी करता। तो इतने सारे कार्य किसके अंतर्गत है? मीर बख्शी। दीवान ए तन, सेना के वेतन। ठीक है, तन से याद रखिए वेतन। ठीक है, दीवान ए तन, तन से याद रखिए वेतन। तो वेतन सेना को भाई साहब, अब सेना तो ऐसे फ्री में काम नहीं करेगा। ठीक है, सेना को क्या दिया जाएगा? वेतन। तो वेतन देने का कार्य किसको सौंपा गया था? दीवान ए तन को सौंपा गया। सद्र उस सद्र, ठीक है, क्या है? इस सद्र, सद्र उस सद्र, और सद्र उस सद्र धार्मिक मामलों के क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। और दान विभाग का भी ये अधिकारी होता है। मीर अतिशी की बात करें तो शाही तोप खानों को जो है उनका प्रधान होता है। ठीक है, और तोप खाने के बारे में मैंने कहा था कि भारत में बाबर ने सर्वप्रथम ये तोप खाने का प्रयोग, सर्वप्रथम ऐसे शासक जो सर्वप्रथम स्टार्ट किया था, तोप खाने चलाए थे, गोला बारूद चलाए थे।
मीर ए शमा की बात करें तो शाही महल, इतना बड़ा महल है भाई, उसका भी तो देखभाल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई साहब ये शाही महल को देखभाल करता है, वहीं पर छोटी सी कुटिया लेकर वो रसोई घर जो है वो संभालते थे। ठीक है, चलिए प्रधान काजी की बात करें तो जो है प्रधान न्यायाधीश होते थे। ये क्या है, न्यायाधीश होते हैं जो न्याय करता होते हैं। देखिए न्यायाधीश की बात करें तो सबसे जो सर्वोच्च न्यायाधीश जो है, अगर बोला जाए तो जो सम्राट होता है, सम्राट क्या होता है भाई साहब, ये सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, ये आप जानते हैं क्या है, सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है, हालांकि ये सम्राट तो जो है न्याय करता है, सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, लेकिन सम्राट राजा या सुल्तान या शासक तो हर जगह उपलब्ध नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति को हायर किया गया था। ठीक है, एक व्यक्ति को पोस्ट किया गया था और उसका नाम है प्रधान काजी कहते हैं, प्रधान काजी। ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं, जो क्या है सम्राट की तरह न्याय करता कर रहा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायाधीश किसके पर कौन है, सम्राट होता है, शासक होता है। वकील ए मुतलक, ये वकील होते हैं, प्रधानमंत्री का वकील होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति यही करता है, प्रधानमंत्री को पद से हटाने की बात यही करता है, तब प्रधानमंत्री को हटाना है कब। ठीक है, और इसकी चर्चा, ठीक है, वकील अपनी चर्चा सम्राट को बताएगा और सम्राट की ही, ठीक है, सम्राट ये निर्णय लेगा कि किसको प्रधानमंत्री रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको पद से हटाना है। ठीक है, तो वकील की तरह कौन का कार्य करे, वकील ए मुतलक। काजी कुज़ात, न्यायिक मामलों के अधिकारी काजी कुज़ात को जो है कहा जाता, कभी कभी कहा जाता है सद्र, उस सद्र को भी यह मामले दिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सद्र उस सद्र को भी ये मामले दिए जाते हैं। कौन सा मामला, न्यायिक मामला, जो किसके पास है, काजी कुज़ात के पास है ये। ठीक है, मुतसिब, प्रजा की नैतिक चरित्रों को देखभाल कौन करेगा भाई साहब, यही है। ठीक है, दरोगा एक डाक चौकी, गुप्तचर विभाग इनके पास रहता है, पत्र व्यवहार का प्रभारी होता है। नेक्स्ट है मीर ए बहर, और मीर ए बहर जल सेना का अधिकारी होता है, शाही नौकाओं की एक देखभाल। अरे जल सेना है कहने का मतलब, जल सेना कहने का मतलब वो जल में ही क्या करेगा, जाएगा। अब जल में कैसे जाएगा भाई, अब जल में या फिर पानी में थोड़ी जो है तैरते जाएगा, चलते जाएगा, नौकायान से जाएगा, और उसी नौकायान का देखभाल कौन करेगा, यही मीर ए बहर करेगा। मीर ए तोजक, धर्मानुसार अधिकारी होते हैं, धर्म की सारी बातें इनके अंतर्गत होती है, और इनका कार्य धार्मिक उत्सव मनाया जाता है उसका प्रबंधन कराता है, कहाँ धार्मिक उत्सव कराना है, ठीक है, किस किस स्थान में, ठीक है, क्या क्या व्यवस्था लगती है, ये सारी बातें कौन करता है, ये मीर ए तोजक करता है। वही हम बातें करें मीर ए बर, वन विभाग का अधिकारी होता है। मीर ए बर क्या होता है भाई साहब, वन विभाग का अधिकारी होता है। वाक्य नवीस सूबेदार का गुप्तचर होता है, सूबेदार का प्रमुख गुप्तचर वाक्य नवीस सूबेदार की बातें हम करेंगे। अभी जस्ट जो है प्रांतीय प्रशासन अभी हम देखने वाले हैं। खुफिया नवीश, खबरें लाने का कार्य यही करता है, खबरें वगैरह लाने का, गुप्त रूप से खबरें लाता है खुफिया नींद। हरकरा, जो जासूसी कार्य कौन करता है, हरकरा। मुशरिफ, राज्य की आय वाय, मुशरिफ क्या करता है, राज्य की आय वाय का लेखा जोखा यही मुशरिफ करता है। और मुस्तौफी, इसी मुशरिफ के कार्यों की जांच करता है, क्या करता है, चेक करता है, क्या करता है, चेक करता है कि भाई साहब ये जो मुशरिफ है वो कोई घपला तो नहीं किया है। आय वाय राज्य के, इतना बड़ा राज्य है, मुगल प्रशासन देख रहे हैं, मुगल का इतना बड़ा खजाना है, इस खजाने के इस आय व्यय का लेखा जोखा कर रहा है, और क्या ये जो है भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, तो इसका जो जांच कौन करेगा, इसी के जांच कौन करेगा, मुस्तौफी करेगा। मुस्तैदी, वो बंदरगाहों का क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जो है महत्वपूर्ण है क्या भाई साहब, ये जितनी भी चीजें हम देखें यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए चलिए आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे किसकी, प्रांतीय प्रशासन। तो ये जितने भी देख रहे थे वो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत है, जहां पर राजा और उनके मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की बातें हो गई। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। क्या है प्रांतीय प्रशासन। चलिए प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में जो है प्रांत जो है का प्रमुख, प्रांत का जो प्रमुख होता है, ठीक है, वो सूबेदार होता है। कहने का मतलब एक प्रकार का सूबा शासन होता है। क्या होता है, सूबा शासन होता है। ये क्या है, एक प्रकार का सूबा शासन है। और इनके अंतर्गत क्या है करते हैं, ठीक है। अगर प्रांत को बात करें तो प्रांत को हमने क्या कहा था, प्रांत की बात करें तो प्रांत को हमने क्या कहा था, सूबा कहा था। क्या कहा था, सूबा कहा था। सूबा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और इस सूबा या प्रांत का जो उल्लेख आपको मिलता है, वो उल्लेख अकबर नामा से मिलता है। अकबर नामा से हमें इस का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ आईने अकबरी, आईने अकबरी, ठीक है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी, जिसमें 12 सूबे का उल्लेख किया गया है। 12 सूबा का, 12 सूबे। सूबे मतलब क्या है भाई, 12 सूबे मतलब प्रांत, समझ रहे ना, 12 सूबे या प्रांत का क्या है, सूबे या प्रांत का उल्लेख है। इसमें आईने अकबरी में। चलिए अगर मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं किसके समय की, अकबर के समय की, अकबर के समय की बात करूं तो अकबर के समय, ठीक है, 15 सूबे थे भाई साहब, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आईने अकबरी में ये 12 बताया गया था, लेकिन जो है कितने सूबे थे, 15 सूबे थे, ठीक है। जहांगीर के समय भी क्या है, जहांगीर के समय, जहांगीर के समय भी कितने सूबे थे, 15 सूबे थे, ठीक है। चलिए देखिए जहांगीर, देखिए अकबर के समय तो 15 सूबे थे, लेकिन जहांगीर के समय आप देखिए, जो जहांगीर ने क्या किया था, कांगड़ा, कांगड़ा को विजित किया था। जहांगीर ने समझिए कांगड़ा को विजित किया था, लेकिन कांगड़ा को, परंतु इन्होंने क्या किया, परंतु इन्होंने नया सूबा नहीं बनाया, नया सूबा नहीं बनाया था भाई साहब, नहीं बनाया। इसी कांगड़ा को मर्ज कर दिया, इसी कांगड़ा को क्या किया, मर्ज कर दिया, किसमें, आपके जो लाहौर में, किसमें, लाहौर में। तो कहने का मतलब पहले तो 15 था लाहौर करके, तो लाहौर प्लस कांगड़ा को कर दिए तो 15 ही हो गए। नहीं तो अगर इसको अलग करते तो इस समय कितने हो जाते, इस समय कांगड़ा को लेकर 16 हो जाते, लेकिन कांगड़ा को लाहौर में मर्ज कर दिए। इसका मतलब अकबर के समय भी 15 था सूबेदार, सूबे की संख्या, सूबे मतलब प्रांत, सूबे मीन्स कहने का मतलब प्रांत। जहांगीर के समय भी उतनी थी। चलिए अगर बात करें शाहजहां के समय, शाहजहां के समय, तो शाहजहां के समय जो सूबे की संख्या, सूबे की संख्या कितनी थी भाई, सूबे की संख्या कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी, ठीक है। क्योंकि पहले तो अकबर और जहांगीर के समय 15 था, और 3 क्या हो गए, और इनके बढ़ गए, ठीक है। एक था उड़ीसा, क्या भाई साहब, उड़ीसा, एक है कश्मीर, कश्मीर, और एक है थट्टा। कहां पर, थट्टा, थट्टा कहां पर, पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो थट्टा है,
ठट्टा, कश्मीर, उड़ीसा, ये 3 और बढ़ गए। इसका मतलब पहले ये कितने थे, 15 कितने थे, अकबर और जहांगीर के समय, अकबर एवं जहांगीर के समय कितने थे, जहांगीर के समय कितने थे भाई साहब, अकबर एवं जहांगीर के समय सुबह की संख्या कितनी थी, 15 थी। बाद में शाहजहां के समय बढ़कर 18 हो गई, क्योंकि तीन तीन उड़ीसा, कश्मीर और ठट्टा जो पाकिस्तान में, ये और बढ़ गया। चलिए, अगर हम बात करें वहीं पर शाहजहां के पुत्र औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के समय जो सूबे थे या प्रांत थे, उसकी संख्या बढ़कर कितना हो गया, अब 20 हो गया। और 20 कब हुआ, क्योंकि 18 ऑलरेडी था और 2 बढ़ गया। 2 कौन से बढ़ा है, एक बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा। ठीक है, बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा, गोलकुंडा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। कहा जाता है कि इनके मृत्यु के आसपास, औरंगजेब की मृत्यु के समय 21 हो गए थे। औरंगजेब के मृत्यु के समय सूबे की संख्या, सूबे या जो प्रांत की संख्या कितनी हो गई भाई साहब, प्रांत की संख्या कितनी हो गई थी, वो 21 थी। ठीक, 21 हो गई थी। ठीक है, उनके मरते मरते तक, अंतिम समय तक प्रांतों की संख्या या सूबे की संख्या कितनी थी, वो थी 21। तो देख लीजिए मैंने क्या कहा, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, प्रांत, इसको हटा दें, सूबेदार फालतू लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, प्रांत या सूबा की हम बात करें तो इसका उल्लेख कहां से मिलता है। ठीक है, प्रांत या इसको कहा जाता है सूबा, इसका उल्लेख कहां से मिलता है, अकबरनामा से मिलता है, आईने अकबरी से मिलता है। आईने अकबरी में 12 सूबे या 12 प्रांत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अकबर के समय 15 सूबे थे। ठीक है, जहांगीर के समय कितने थे, वो भी 15 सूबे थे। कांगड़ा को जहांगीर ने जीता था और 16 सूबे बनता यदि इसको अलग करते, लेकिन इसको मर्ज कर दिया था किसमें, लाहौर में। ये चीजें याद रखें। तो 15 अकबर के समय, 15 जहांगीर के समय, शाहजहां के समय 18 थे। 15 प्लस 3 18, 18 क्यों हुए, उड़ीसा, कश्मीर और ठट्टा तीनों इनके पास आ गए। ठीक है, जब औरंगजेब आते हैं तो 20 हो गए, पहले 18 था इनके पापा के समय, फिर बीजापुर गोलकुंडा को भी इन्होंने जीता था। इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, ये 20 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं भाई साहब। ठीक है, निम्नलिखित में से औरंगजेब के समय सूबों की संख्या थी, निम्नलिखित में से शाहजहां के समय सूबों की संख्या थी, अकबर के समय सूबों की संख्या थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की हम बातें करते हैं। सूबा या प्रांत, हम किसकी बात कर रहे थे, प्रांत या सूबा की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने सूबा कितने हैं, किसके समय, इतने भी देखे हैं। ठीक है, और यहाँ के जो अधिकारी वर्ग की हम चर्चा कर लेते हैं, सूबा या प्रांत के अधिकारी वर्ग की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हर जगह एक तो आपकी सूबा हो, प्रांत हो, सूबा या प्रांत हो, या तहसील हो, जिला हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, कानून एवं न्याय व्यवस्था लागू करेंगे, जाहिर सी बात है। कानून या न्याय व्यवस्था का अधिकारी होगा। ठीक है, और दूसरा राजस्व व्यवस्था का अधिकारी होगा। क्या होगा भाई साहब, राजस्व व्यवस्था का अधिकारी होगा। ठीक है, तो कानून एवं न्याय व्यवस्था के अधिकारी कौन कौन होंगे सूबा में, या राजस्व व्यवस्था के अधिकारी कौन कौन होंगे सूबा में, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक है
मैंने कहा एक होता है सूबेदार, ठीक है, क्या होता है, सूबेदार प्रांत का प्रधान अधिकारी होता है, यही क्या होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रांत का प्रधान अधिकारी। प्रधान अधिकारी कौन होता है भाई, यही होता है सूबेदार, पहली बातें। दूसरी बातें प्रांतीय बख्शी होते हैं, क्या है, प्रांतीय बख्शी होता है, ठीक है। और ये प्रांतीय बख्शी क्या करता है, सूबे की सेना का देखभाल करता है भाई साहब, सूबे की सेना मतलब प्रांत की सेना का जो है देखभाल करता है, ठीक है। एक होता है कोतवाल, क्या होता है, कोतवाल। और कोतवाल है क्या भाई साहब, सूबे की आंतरिक सुरक्षा, सूबे या प्रांत, सूबे या प्रांत की आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा कौन मुहैया कराता है, कोतवाल कराता है। तो सूबेदार सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, प्रधान अधिकारी होता है सूबा का, प्रांत का। प्रांतीय बख्शी सूबे की सीमा का देखभाल करता है, कोतवाल जो है सूबे की आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो एक अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं प्रांतीय दीवान, क्या है, प्रांतीय दीवान। और प्रांतीय दीवान क्या करता है, ठीक है, राजस्व की आय बाय प्रांत की आय का आय वर्जित करते हैं, प्रांत या सूबे की आय क्या करता है, आय अर्जित करता है, अर्जित करता है मतलब लेता है, ठीक है, अर्जित करता है, ठीक है। प्रांत में जो भी आय हो रहे हैं उनको ये क्या करेगा, रखेगा, लेगा, ठीक है। ये इनकी आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा एवं शांति, आंतरिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था, एवं क्या है भाई साहब, शांति व्यवस्था लागू करता है। चलिए, तो ये किसकी है, सूबे की है, सूबेदार। वहीं पर सूबे के बाद हम बात करें तो जिला प्रशासन की, जिला जिला प्रशासन व्यवस्था की। और जिला प्रशासन व्यवस्था जिसको हमने नाम दिया था क्या भाई साहब, सरकार नाम दिया था, क्या नाम दिया था, जिला प्रशासन को हमने क्या कहा था, सरकार। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी कानून व्यवस्था लागू होगा, राजस्व व्यवस्था यहाँ पर लागू होगा। तो कानून व्यवस्था कौन लागू करेगा, ठीक है, या फिर न्याय व्यवस्था कौन लागू करेगा, न्याय व्यवस्था कौन लागू करेगा। और यहाँ पर राजस्व व्यवस्था कौन देखेगा भाई साहब, राजस्व व्यवस्था, ठीक है, क्या है ये, राजस्व व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था या कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था कौन करेगा, ये है फौजदार। एक नाम याद रखिए, क्या है भाई साहब, फौजदार, फौजदार, फौजदार। और फौजदार क्या करता है, जिला का मुख्य सैन्य अधिकारी, जिला का मुख्य सैन्य अधिकारी, सैन्य अधिकारी कौन होते हैं, फौजदार होते हैं। वहीं पर राजस्व की बात करें तो एक होता है अमल गुजार, अमल गुजार होते हैं। और अमल गुजार राजस्व अधिकारी होता था, क्या होता है भाई, राजस्व अधिकारी होते हैं। एक और है जिसको कहते हैं भित्तिक, क्या है, भित्तिक। और भित्तिक अमल गुजार की सहायता करता है, क्या करता है, अमल गुजार की क्या करता है भाई, हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। राजस्व अधिकारी कौन होते हैं, अमल गुजार होते हैं। और इसी अमल गुजार का हेल्प भित्तिक करता है, ठीक है, उनके कार्यों में हेल्प करता है, जैसे राजा के कार्यों में मंत्री परिषद हेल्प करता है, उसी प्रकार यहाँ पर हेल्प देखने को मिलता है। चलिए,
चलिए बातें करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद परगना या तहसील की बातें। तहसील या जिसको हम कहते हैं तहसील या जिसको कहा जाता है परगना। तो तहसील या परगना की हम बातें करें यदि, तो इसमें भी हम देखेंगे कानून व्यवस्था लागू करने वाले अधिकारी। ठीक है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कानून या न्याय व्यवस्था। कानून या न्याय व्यवस्था करने वाले अधिकारी और राजस्व वसूली करने वाले राजस्व व्यवस्था करने वाले अधिकारी। ठीक है, तो कानून और न्याय कौन करता है भाई? तो कौन कौन से यहाँ पर जो अधिकारी है, एक तो है नाम याद रखिए सिकदार। क्या है? सिकदार। और सिकदार है तहसील में कानून व्यवस्था लागू करना। तहसील में कानून कानून एवं न्याय व्यवस्था क्या करना है? लागू करना। किसका कार्य है भाई साहब? ये सिकदार का कार्य है। ठीक है, वहीं पर फौज, अगर फौजदार की बात करें तो फौजदार क्या होते हैं? खजांची होते हैं। खजांची मतलब खजाने की जो है देख रेख, आय व्यय का हिसाब तहसील में कौन करता है? फौजदार करता है। कानूनुक एक और है कानून। कानून एक क्लर्क कार्य करता है। क्या है? क्लर्क कार्य कौन करता है? कानून करता है। और एक है कानूनगो। चलिए, क्या है? मैंने कहा कानूनगो। और कानूनगो क्या है? पटवारियों का प्रधान अधिकारी। ठीक है, चलिए आमिल यहाँ पर एक राजस्व अधिकारी कौन होता है भाई? एक याद रखिए, आमिल होता है। क्या होता है? राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व व्यवस्था कौन संभालते हैं? राजस्व अधिकारी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी। ठीक है, चलिए तो तहसील हो गए। एक और बचा है जिसको सबसे निम्न स्तर जो है वो क्या है? ग्राम है। और ग्राम में अगर कानून व्यवस्था की बात करें, ठीक है, कानून व्यवस्था और ग्राम में राजस्व व्यवस्था की बात करें, राजस्व कौन संभालता है? कानून कौन संभालता है? तो अगर राजस्व कानून की बात करें तो चौधरी होता है। चौधरी यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था संभालेगा। ठीक है, और राजस्व व्यवस्था कौन संभालेगा भाई? पटवारी संभालेगा। ठीक है, जैसे कि अभी की स्थिति है वो उसी प्रकार यहाँ पर कौन संभालेगा? पटवारी संभालेगा। तो बस इतनी सी बातें हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सभी अब जो हायरार्की हम देखे थे, ठीक है, और जो हायरार्की देखे थे उसी के अंदर हमने बात करे थे, जहाँ पर केंद्र, प्रांत, जिला, तहसील, ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती है। तो पूरा प्रशासन व्यवस्था हम देख लेंगे। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें और बाकी है, जैसे कि सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। ठीक है, राजस्व व्यवस्था तो साथ में चल ही रहा है। ठीक है, तो सैन्य व्यवस्था बाकी है। फिर साथ में हम जो बातें करेंगे, जैसे कि हमने कहा था कि मुगल कालीन स्थापत्य की बातें होगी, मुगल कालीन साहित्य लेखन की बातें, मुगल कालीन पुस्तक, मुगल कालीन विदेशी यात्री, ये सारी बातें आप होगी कब? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है,
बहुत सारी चीजें हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में भी लास्ट क्लास हो सकता है किसका, मुगल कालीन जो है प्रशासन व्यवस्था का नेक्स्ट क्लास, कहने का मतलब पूरा मुगल काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा मुगल काल जो है अगले क्लास में खत्म होगा। चलिए, तो आप लोग भाई साहब पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तब तक की चलिए, थैंक यू, बाय। देखते हैं, मिलते हैं और बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम। तक के लिए थैंक यू।